मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मोदी सरकार पर अब तक भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे हैं, जबकि 2014 से पहले उस वक्त की कांग्रेस की गठबंधन सरकार के दौरान कई घोटाले बाहर आ रहे थे। लेकिन अब पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि जो लूटा है उसे लौटाना होगा। ऐसे में ईडी और सीबीआई एक्शन में है, तो एक्शन देख विपक्ष के नेता तिलमिलाए हुए हैं। वहीं नए वक्फ कानून को लेकर भी विपक्ष के लोग तिलमिलाए हुए हैं। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार ने हाल ही में जिन वक्फ संशोधन अधिनियम को लागू किया था, उसके कुछ विवादास्पद प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट अब सुपर संसद बन गई है? क्या आर्टिकल 142 लोकतंत्र पर न्यूक्लियर मिसाइल है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका की ओर से कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओर से राष्ट्रपति को निर्देश दिए जाने के संदर्भ में कहा है कि भारत ने ऐसा लोकतंत्र नहीं सोचा था जहां न्यायाधीश कानून बनाएंगे, कार्यपालिका के कार्य भी खुद ही करेंगे और खुद को संसद से ऊपर रखेंगे। इसको लेकर भी कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी काफी बेचैन हो गए हैं कि कहीं सुप्रीम कोर्ट में उनका खेल न खराब हो जाए, कहीं सीजेआई संजीव खन्ना उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बातों को लेकर सोचने पर मजबूर न हो जाएं। कपिल सिब्बल ने जगदीप धनखड़ के बयान पर कहा है कि बहुत दुख हुआ। यह देखकर अफसोस होता है कि जब फैसले सरकार के मन मुताबिक हो तो कोर्ट की तारीफ होती है और जब न हो तो उसे लांछित किया जाता है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 142 संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को दिया है ताकि वो पूर्ण न्याय कर सके। सिब्बल ने कहा कि राष्ट्रपति एक सांकेतिक पद पर है, असली शक्ति मंत्रिमंडल के पास होती है। उपराष्ट्रपति को यह समझना चाहिए। वहीं विपक्ष के एक और चहेते वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मुद्दे पर कहा है कि मैं आदरपूर्वक लेकिन पूरी मजबूती से असहमत हूं। आर्टिकल 142 कोई नया प्रावधान नहीं है, इसकी जड़ें 50 साल पुरानी न्यायिक परंपरा में है। वो कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने खुद सुप्रीम कोर्ट को ये विशेष अधिकार देने का समर्थन किया था। इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से विपक्ष में मच गई है खलबली, कैसे आपके नेता भी हो गए हैं बेचैन, कैसे संजय सिंह भी चिंतित नजर आ रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी को एक्शन में देखकर कांग्रेस की नींदें गायब हो गई हैं। दर्शकों, जो लोग कह रहे थे कि पीएम मोदी कुछ भी हो जाए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल नहीं भेज सकते, उनके लिए एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ईडी जिस तरह से एक्शन मोड में है, उससे कांग्रेस भी डर गई है कि कहीं सोनिया और राहुल भी जेल की सलाखों के पीछे न पहुंच जाएं। जिस तरह से आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले जनता की आमदनी से बने अखबार की संपत्ति को चोर दरवाजे से हड़पा गया, उसका हिसाब देने का अब समय आ गया है। ये मोदी युग है। घोटाले करने वाले चाहे विदेश में हो या फिर देश में, चाहे कहीं भी हो और कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, सबका हिसाब होगा और देश की पाई पाई उन्हें लौटानी होगी। यही है मोदी का प्रण। अगर आपको देश में रहना है तो देश हित के लिए रहना होगा, नहीं तो जिसने किया देश से धोखा तो उसे कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। जिस तरह से वर्तमान गांधी परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उसके बाद अब पीएम मोदी की सफाई की बारी आ गई है। पीएम मोदी ने पहले ही कह दिया था कि देश को लूटने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं, और अब ईडी भी एक्शन मोड में है, जिससे कांग्रेस में खलबली मच गई है। दरअसल नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट को लेकर राजनीति तेज हो गई है। एक और जहां कांग्रेस ने देश भर में ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस पार्टी को धरना देने का अधिकार है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर शेयर हेराफेरी, भ्रष्टाचार और हजारों करोड़ों की संपत्ति हथियाने का आरोप लगाया। आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इस मामले में 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। वहीं राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा ने भी ईडी से लगातार 3 दिन तक पूछताछ की। वहीं सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी अरविंद केजरीवाल और विपक्ष के दूसरे नेताओं की तरह गिरफ्तार हो सकते हैं। दरअसल इसी एक्ट के तहत अरविंद केजरीवाल समेत कई और नेताओं की गिरफ्तारी की जा चुकी है। उन्हें जेल के बाहर आने के बाद काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो क्या ईडी सोनिया और राहुल गांधी को भी जेल भेजने का प्लान बना रही है? सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत पीएमएलए की धारा 44 और 45 के तहत की गई है। धारा 45 मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जमानत को बहुत सख्त बनाती है।
यानी जमानत मिलना लगभग मुश्किल हो जाता है। यही धारा अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और के कविता समेत कई नेताओं पर लगी थी, जिससे उनका जेल से निकलना मुश्किल हो गया था। केजरीवाल को भी दिल्ली शराब घोटाले में 21 मार्च 2024 को लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल महीनों जेल में रहे, फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं। इसी तरह दूसरे विपक्षी नेता भी जमानत पर बाहर हैं, जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, हेमंत सोरेन, संजय राउत सहित कई नेताओं पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज हुए, लेकिन फिलहाल वो जमानत पर बाहर है। ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मोदी सरकार बनने के बाद ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जैसे 2 सिटिंग सीएम्स को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। ऐसे में ये देखकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की चिंता जरूर बढ़ गई होगी कि ईडी अब 2 सिटिंग सीएम्स को गिरफ्तार कर सकती है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। यही वजह है कि मामले की गंभीरता को समझते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस इस मामले पर हल्ला बोलकर मोदी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि ईडी गांधी वाड्रा परिवार के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई ना करे, लेकिन बीजेपी का कहना है कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अब दिल्ली से ज्यादा पंजाब पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आप की चिंता बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी चिंतित नजर आ रहे हैं। दर्शकों, आपके नेता कई मोर्चा पर परेशान हैं। समझने की जरूरत यह है कि दिल्ली के भीतर एक तो सरकार गई, अब पार्षद भी जाने वाले हैं। एमसीडी में मेयर की सीट भी जा सकती है, यानी कि दिल्ली से आप पूरी तरह से साफ होने वाली है। दर्शकों, आपका हाल दिल्ली के भीतर पूरी तरह से बेहाल हो गया है। आपके नेताओं पर जांच एजेंसियों का छापा भी पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे केजरीवाल भी समझ गए हैं कि दिल्ली में उनके लिए अब कुछ बचा नहीं है। दिल्ली में अब वो एक्सपोज हो गए हैं। ऐसे में अब आपके नेता भी पार्टी का साथ छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब पार्टी के नेता भी अपने सियासी भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। अब ये बात सब समझ गए हैं कि आपके नेता जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे, वो अब भ्रष्टाचार के आरोप में घिर गए हैं। वही केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने आप नेता के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। वही खबर यह भी है कि आपके कई नेता पार्टी से नाराज हैं, जो झाड़ू छोड़कर आपको झटका देने की तैयारी में है। दर्शकों, विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद भी दिल्ली की राजनीति में हलचल तेज है। सीबीआई की छापेमारी के बीच दिल्ली में राजनीति गर्म हो गई है। खबर के मुताबिक आपके कई नेता और पार्षद बीजेपी के संपर्क में है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी के कई नेता और पार्षद इन दिनों बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में है और जल्द ही इनमें से कई पार्षद बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। इससे नगर निगम में बीजेपी की स्थिति और मजबूत होगी। 25 अप्रैल को होने वाले महापौर चुनाव में इसका लाभ मिलेगा। विधानसभा चुनाव से पहले आपके कई विधायक और पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए थे। उम्मीद थी कि चुनाव बाद आप में बगावत थम जाएगा, लेकिन स्थिति नहीं सुधर रही है। बताया जा रहा है कि आप में संगठनात्मक फेरबदल के बाद नेताओं में असंतोष बढ़ा है। सौरभ भारद्वाज को प्रदेश संयोजक बनाए जाने से कई नेता नाराज हैं और वो पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं के माध्यम से वो बीजेपी सांसदों और विधायकों के साथ ही प्रदेश पदाधिकारियों से संपर्क साध रहे हैं। जागरण.com की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीजेपी के एक नेता ने उन्हें बताया है कि दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से आप नेता उनसे संपर्क कर रहे हैं। क्षेत्र में उनकी छवि और बीजेपी में उपयोगिता को ध्यान में रखकर कोई भी निर्णय लिया जाएगा। पिछले दिनों इसे लेकर कुछ विधायकों के साथ प्रदेश पदाधिकारी की बैठक भी हुई, जिसमें 15 पार्षदों को पार्टी में शामिल करने पर सहमति बनी। इससे 25 अप्रैल को होने वाले महापौर चुनाव से पहले निगम में बीजेपी के पार्षदों की संख्या बढ़ेगी। वहीं दूसरी तरफ आप नेता दुर्गेश पाठक पर चंदा चुराने का आरोप लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने पाठक के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें आरोप है कि आपको 2014 से 2022 तक विदेशों से करीब 7 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इसमें 2016 में कनाडा में हुए एक कार्यक्रम का जिक्र है, जिसे दुर्गेश पाठक ने आयोजित किया था। छापेमारी 2-3 घंटे तक चली, जिसमें दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। वहीं इन छापेमारी को लेकर आप नेता संजय सिंह तिलमिला गए हैं। संजय सिंह ने कहा है कि गुजरात में आपकी बढ़ती ताकत से बीजेपी डरी हुई है। पाठक को हाल ही में गुजरात चुनाव का सह प्रभारी बनाया गया था, लेकिन संजय सिंह को बताना चाहिए कि एक सह प्रभारी से बीजेपी कैसे डर सकती है। गुजरात में बीजेपी अपने दम पर प्रचंड बहुमत की सरकार चला रही है। लाख कोशिशों के बाद भी कांग्रेस गुजरात में बीजेपी की सत्ता नहीं हिला पा रही है, तो आप क्या ही कर लेगी। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तंज कसते हुए कहा है कि आप तो कमाल की पार्टी है, पहले चंदा चोर थे,
अब चंदाखोर बन गए। दुर्गेश पाठक ने अपनी ही पार्टी का चंदा चुराया। ये लोग लालू यादव को भी पीछे छोड़ रहे हैं। तो देखा आपने कैसे एक तरफ तो बीजेपी के नेता आप नेता पर चंदा चुराने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि आप नेता पार्टी का ही चंदा चुरा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आपके नेता बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। ऐसे में एमसीडी मेयर चुनाव से पहले आपको बड़ा झटका लग सकता है। अगर पार्टी के पार्षद बीजेपी में शामिल हुए तो आप एमसीडी की सत्ता से भी बाहर हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी सोच रहे थे कि अब तो उन्हें पीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता है। वो सोच रहे थे कि बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है, बीजेपी की सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी, क्योंकि अब लोग बीजेपी से नाराज हैं। ये सपने देखकर राहुल गांधी काफी जोश में थे और बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमले कर रहे थे। लेकिन फिर हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की चुनाव में जहां कांग्रेस की करारी हार हुई, वहीं बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की, जिसके बाद राहुल गांधी समझ गए कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार तो वो बीजेपी के खिलाफ संविधान खत्म करने के नाम पर लोगों को बरगला सकते हैं, लेकिन बार बार ये चाल कामयाब नहीं हो सकती है। जिस हरियाणा और महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को नुकसान हुआ था, वहां विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त वापसी की। लोग समझ गए कि संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने जैसे झूठे आरोप लगाकर विपक्ष के लोग बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। उनके लिए बीजेपी ही बेस्ट है। ऐसे में लोगों ने फिर से बीजेपी को चुना। आरक्षण पर अमित शाह का फेक वीडियो वायरल कर एक बार तो कुछ हद तक कामयाबी मिल सकती है, लेकिन बार बार नहीं। ऐसे में अब जीत के लिए राहुल गांधी पीएम मोदी के गढ़ में घुसने के लिए बेचैन नजर आ रहे हैं। दर्शकों, 2025 में सबसे बड़ा चुनावी मुकाबला बिहार में होने वाला है। नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन राहुल गांधी पीएम मोदी के गढ़ को भेदने में कुछ ज्यादा उत्सुक दिख रहे हैं। राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी के घर यानी उनके गृह राज्य गुजरात का दौरा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर 2 दिन के लिए गुजरात का दौरा किया, लेकिन खास बात यह है कि 1.25 महीने के अंतराल में राहुल गांधी का ये तीसरा गुजरात दौरा था। राहुल गांधी इन दिनों गुजरात में पार्टी की कील कांटे दुरुस्त करने में जुटे हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव 2027 में संभावित है, यानी अभी पूरे 2 साल बाकी है, लेकिन अभी से ही राहुल गांधी एक्टिव हो गए हैं। गुजरात में कांग्रेस पिछले 30 साल से सत्ता से दूर है, लेकिन सवाल है कि चुनावी राज बिहार को छोड़कर राहुल गांधी गुजरात में ज्यादा सक्रिय क्यों हैं? तो इसके पीछे कांग्रेस की एक खास प्लानिंग है। गुजरात के राजनीतिक इतिहास को खंगाले तो ये पता चलता है कि देश में बदलाव की बयार गुजरात से ही बहती है। फिर इसका असर हिंदी बेल्ट में नजर आने लगता है। इमरजेंसी से पहले छात्र आंदोलन की शुरुआत गुजरात से हुई थी। फिर बिहार में जेपी आंदोलन हुआ। कांग्रेस को पहली बार पूरे देश में हार का सामना करना पड़ा। राम मंदिर आंदोलन के दौरान बीजेपी ने 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। फिर भगवा पार्टी धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। कांग्रेस मानती है कि अगर वो बीजेपी का किला ध्वस्त करने में सफल रही तो इससे देश के दूसरे राज्यों को भी संदेश जाएगा। राहुल गांधी ने गुजरात में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि गुजरात उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य है और वो यहाँ से एक संदेश देना चाहते हैं। कांग्रेस की लड़ाई विचारधारा की है और वे इसे गुजरात में लड़कर जीतेंगे। उनका कहना है कि देश में सिर्फ 2 विचारधारा वाली पार्टियां हैं, एक बीजेपी आरएसएस और दूसरी कांग्रेस। पूरे देश को पता है कि सिर्फ कांग्रेस ही बीजेपी आरएसएस को हरा सकती है। अगर हमें बीजेपी को हराना है तो इसका रास्ता गुजरात से होकर जाता है। हालांकि गुजरात में कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां हैं, जिसे 2 साल में खत्म करना आसान नहीं है। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि राहुल गांधी के लिए गुजरात में बीजेपी और आरएसएस से मुकाबला करना आसान नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिले और ब्लॉक स्तर पर संगठन राहुल गांधी नहीं चला सकते हैं। ये काम स्थानीय नेताओं को ही करना होगा, लेकिन गुजरात कांग्रेस में संगठन के लिए काम करने वालों की कमी है। इसके उलट बीजेपी के संगठन चलाने के लिए आरएसएस और उनके अनुषांगिक संगठन ब्लॉक स्तर पर एक्टिव है। बीजेपी में जिला और मंडल अध्यक्ष बनने के लिए होड़ लगी रहती है और संघ लोकल नेतृत्व का फैसला करता है। ऐसे में राहुल गांधी के लिए 2 साल में संगठन खड़ा कर बीजेपी से मुकाबला करना गुजरात में आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें